गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज बड़ी असमंजस की स्थिति है और वो असमंजस इसलिए है कि कल बोर्ड ने फाइनल आंसर की जारी करी। हमने आपको इससे पहले वाले वीडियोस में बताया था कि बोर्ड आंसर बदल सकता है, तो आपके बहुत से कमेंट्स आए थे कि सर बोर्ड आंसर नहीं बदलेगा क्योंकि रिजल्ट के नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं कहा गया है। हमने भी सोचा हो सकता है नहीं बदले, लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बोर्ड ने फाइनल आंसर की जारी की बच्चों, और उसमें 3 प्रश्नों के जवाब बोर्ड ने बदल दिए। सारा खेल पलट गया, बाजी पलट गई। मुझे नहीं पता आप में किसको फायदा हुआ और मुझे नहीं पता किसको नुकसान हुआ। मैंने इसके संदर्भ में कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी और मैं आपको बता दूं, ये जो जवाब बोर्ड ने बताए हैं तीनों, ये तीनों के तीनों गलत हैं। इस संदर्भ में मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट डाली तो मेरे पास बच्चों के कमेंट्स आए और उनका कमेंट्स करना भी जायज़ था कि सर अगर आप ये मुद्दा उठाओगे तो फिर कहीं भर्ती प्रक्रिया ना अटक जाए। ये बात जायज़ भी है, हम भी नहीं चाहते कि भर्ती प्रक्रिया अटके क्योंकि बेरोजगार बहुत त्रस्त है। तो जो लोग श्योर हैं, जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसे 21,000 बच्चे या वो 25,000 30,000 तक भी हो सकते हैं जिनको लगता है श्योर है, उनको चिंता होना लाजमी है, स्वाभाविक भी है। हालांकि वो भी इस बात को जानते हैं और हो सकता है उनके प्रश्न भी ये तीनों या 3 में से 2 या कोई एक अन्याय हुआ है उनके साथ भी, लेकिन फिर भी वो इतना डर रहे हैं। और वो क्या, हम भी डर रहे हैं कि एक बहाना चाहिए साहब सरकार को, बोर्ड को और बच्चों को कि भर्ती प्रक्रिया वापस डिले हो सकती है। लेकिन साथ में हमारी अंतरात्मा गवारा भी नहीं करती कि साहब गलत प्रश्न को सही मान के बोर्ड अगर किसी का सिलेक्शन रोक देता है तो भी कितना बड़ा अन्याय है। मैं ये आप पे छोड़ता हूं, मैं तो केवल आपको वस्तु स्थिति से अवगत करवाता हूं और खास बात सही क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बच्चों इस वीडियो को ध्यान से देखना और जो भी नए बच्चे मेरे इस वीडियो पे आए हैं इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए आने वाले टाइम में भी बहुत बहुत फायदा देने वाला चैनल होगा। अब हम बात करते हैं कि जो 3 प्रश्न बोर्ड ने आंसर के रूप में बदले हैं, तो उनमें पहला प्रश्न क्या है, पहले तो आप समझ लें इसको, और ये आप समझेंगे तो आपकी कॉन्सेप्चुअली समझ बढ़ेगी और आपको क्यों मेरे चैनल पे जुड़ना है इस बात को भी आप समझोगे। क्योंकि इससे पहले मैंने कई बार कोशिश की है, मैंने मैंने परीक्षा से पहले आपको वो बेहतरीन और नायाब चीज़ें दी थी, लेकिन आप उसको भी नहीं समझ पाए। जो बच्चे मेरे कट ऑफ पे देखने आ जाते हैं लाखों में और मेरे सॉल्यूशन नहीं देखते, उनके लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। तो हो सकता है आपको ये देख के समझ बढ़े कि हमको क्यों हमारा सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि वो काम की चीज़ें तो आप पढ़ने आते ही नहीं हो, आप तो कट ऑफ के खेल में फिर भी आ जाते हो। तो इसलिए सबको देखना जरूरी है और नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब इसको कर ही लें। देखो पहला प्रश्न था और कितनी बड़ी बात। आप सोचिए, यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सीधा नहीं समझाता है, सीधा नहीं समझाता है, मतलब खुद ही नहीं बताता है, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती है। बिल्कुल होती है। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो पहले तो बच्चों, मेरे जो फर्स्ट ग्रेड के बच्चे हैं वो जानते हैं इंक्वायरी मॉडल क्या होता है, जिसमें बच्चे प्रश्न पूछते हैं, शिक्षक जवाब देता है। शिक्षक केवल यस और नो में आंसर देता है और प्रश्न भी यस और नो वाले ही होते हैं। बच्चे स्वयं हाइपोथेसिस बनाते हैं, परिकल्पनाएं बनाते हैं, स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। जहां बच्चे गलत दिशा में भटक रहे होते हैं वहां शिक्षक उनको केवल और केवल प्लेटफॉर्म देता है। इसका मतलब शिक्षक हमेशा फैसिलिटेटर होता है। आप सबने जीन पियाजे पढ़ा है, आप सबने वाइगोत्स्की पढ़ा है, जेरोम ब्रूनर पढ़ा है हमसे, आप सबने एनसीएफ 2005 पढ़ा है, आप सबने आरटीई 2009 पढ़ा है, आप सबने नई शिक्षा नीति 2020 पढ़ी है हमसे। कौन सा एक दस्तावेज ऐसा है जो शिक्षक को इंस्ट्रक्टर बताता है? कोई नहीं बताता, क्योंकि इंस्ट्रक्टर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? इंस्ट्रक्टर या अनुदेशक वो होता है जो ज्ञान का हस्तांतरण करे। ये बात तो निर्मितवाद के खिलाफ है, ये बात तो संरचनावादी अधिगम के खिलाफ है, ये बात तो पेडागोजी के खिलाफ है, ये बात तो शिक्षण सिद्धांतों के भी खिलाफ है। मतलब आज तक हमें जाने कितने परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न आए जिनके आंसर मैं आपको बता सकता हूं, जिसमें शिक्षक को इंस्ट्रक्टर नहीं माना गया है, जिसमें शिक्षक
शिक्षण अनुदेशन है। ये प्रश्न आपको पता है, अपने राजस्थान की लगभग हर परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सा गलत है। उसका आंसर माना गया था शिक्षण अनुदेशन है, यानी टीचिंग इंस्ट्रक्शन कभी नहीं हो सकता। टीचिंग तो इंटरेक्शन है, तो टीचर इंस्ट्रक्टर कभी नहीं हो सकता। टीचर तो फैसिलिटेटर है। बात समझ में आ रही है आपको? अब यहां यही सवाल पूछा था, और आप देखिए मजे की बात, देखिए आप, पहले ऑप्शन में अनुदेशक और अभिप्रेरक बोला गया है। शिक्षक अभिप्रेरक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अनुदेशक नहीं होता। दूसरे ऑप्शन में सहजकर्ता व अभिप्रेरक दे रखा है। तीसरे में मार्गदर्शक और अनुदेशक दे रखा है। चौथे में अनुदेशक और सहजकर्ता दे रखा है। आप कॉमन सेंस लगाएं बच्चों कि पहले तो अनुदेशक शिक्षक कभी नहीं होता, तो ऑप्शन एक में अनुदेशक है, ए में अनुदेशक है ना, इसका मतलब ये गलत है। ऑप्शन 4 में अनुदेशक है, डी में, ये भी गलत है। ऑप्शन 3 में अनुदेशक है, ये भी गलत है। ऑप्शन 2 देखिए आप, ऑप्शन 2 में अनुदेशक कहीं नहीं है। शिक्षक सहज करता है, फैसिलिटेटर है। शिक्षक अभिप्रेरक है, मोटिवेटर है। इसका मतलब बी राइट आंसर होगा। बी क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसको दुनिया की कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती, क्योंकि बाकी तीनों तो अनुदेशक हैं। बाकी तीनों तो क्या हैं? अगर आप सी ऑप्शन के साथ जाते हो, बोर्ड ने जो माना है, तो आप अनुदेशक के साथ मार्गदर्शक जोड़ते हैं, तो फिर अनुदेशक के साथ यहां अभिप्रेरक जोड़ने में क्या बुराई है? फिर अनुदेशक के साथ सहजकर्ता जोड़ने में क्या बुराई है? बुराई तो खुद अनुदेशक शब्द में है। टीचर इंस्ट्रक्टर कभी नहीं होता। ये पेडागोजी के खिलाफ है, ये शिक्षण सिद्धांतों के खिलाफ है, ये संरचनावाद के खिलाफ है, ये जीन पियाजे से लेके वाइगोत्स्की से लेके एनसीएफ 2005 से लेके एनपीई 2020 के खिलाफ है, और आप इसको आंसर मान रहे हो। तो सोचिए कैसी बेशर्मी की बात करी है बोर्ड ने। हालांकि फिर मैं आपको बता दूं, हम नहीं चाहते कि इस बात पे भर्ती प्रक्रिया रुके। वो तो जो होना है वो होना है, लेकिन सच्चाई तो आपके सामने हमको रखनी है, ताकि हर बार ऐसा नहीं होगा। हो सकता है अगली बार बोर्ड 100% है, बोर्ड के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतनी काबिलियत नहीं है, उसके पास एक्सपर्ट नहीं है कि वो राजस्थान की बहुत बड़ी भर्ती को करवाने की जिम्मेदारी ले। और अगली सरकार में ऐसा नहीं होगा, बोर्ड से जिम्मेदारी वापस ली जाएगी, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। लेकिन अब तो बोर्ड ने कर दिया। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी जो हुआ वो हुआ, लेकिन कम से कम आगे तो आप इन चीज़ों को समझें, और आगे तो आप हम जैसे टीचर से जुड़ें। क्योंकि बहुत से टीचर भी मैं देख रहा हूं, उनको ये नहीं पता अनुदेशक क्या होता है, फैसिलिटेटर क्या होता है, इंस्ट्रक्टर क्या होता है, मोटिवेटर क्या होता है, गाइड कौन होता है। और आप उनको फॉलो करते हो, और फिर कट ऑफ देखने मेरे पास आते हो, और फिर इमोजी भेजते हो रोने वाली, सर 6 नंबर कम रह गए, सर 4 नंबर कम रह गए, सर 2 गुना में तो आ गया, 1 गुना में क्या होगा? क्यों? ये इसीलिए है। तो आपके लिए भी सबक है, सबके लिए। मैं ज़्यादा क्या बोलूँगा, आपको इतना समझाया हमने। परीक्षा से पहले 10 वीडियोस मेरे अगर आप देख लेते, तो आज आपको इस कट ऑफ के बॉर्डर पे रहने की चिंता नहीं होती। और उन हजारों बच्चों की तरह जो हमको फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि बाकी टीचर्स को फॉलो करने वालों को सिलेक्शन नहीं होते, हाँ उनके भी होते हैं, लेकिन जहाँ पेच फंसता है ना ऐसी बातों पे, वहीं पे फैसले होते हैं। हालांकि ये बोर्ड ने बहुत ही गलत किया, निहायत ही गलत किया है। देखिए बच्चों, इंग्लिश में देखिए आप, पहले ऑप्शन में क्या है? इंस्ट्रक्टर लिखा है ना, ये नहीं हो सकता। चौथे में इंस्ट्रक्टर लिखा है, ये नहीं हो सकता। तीसरे में इंस्ट्रक्टर लिखा है, ये नहीं हो सकता। केवल दूसरा ऑप्शन जिसमें फैसिलिटेटर लिखा है और मोटिवेटर लिखा है वो राइट आंसर है। 100% ये सही है। दूसरा प्रश्न देखिए, और ये देखिए, पहली बात तो आपने इतने पैसे खर्च किए बच्चों के, इतना टाइम खर्च किया, एक्सपर्ट्स को बुलाया, आप 5 प्रश्न तो डिलीट कर देते हो। पता है आपको बच्चों, 5 प्रश्नों के आंसर बोर्ड को नहीं मिले, तो आंसर नहीं मिले तो उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि साहब डिलीट, जबकि गुनाह है, एक प्रश्न होना भी डिलीट गुनाह है। और फिर आप डिलीट करते हो, तो फिर बच्चों को उसमें बोनस अंक दीजिए ना। आपने तो सेक्शन वाइज कर दिया। कितने बच्चों के दिल तोड़े हैं आपने, कितना गलत किया है आपने। और फिर आपके पास इतने एक्सपर्ट हैं, तो फिर उनको ये नहीं पता, क्या बोलूं मैं, ऐसे प्रश्न बनाते क्यों हैं? अगर ऐसा है तो ऐसे प्रश्न बनाए क्यों आपने? आप 5 साल में 3 साल तक लगे रहते हैं, करोड़ों रुपए का बजट होता है, और आप 100-150 ऑथेंटिक और बिना विवाद वाले प्रश्न नहीं बना सकते? कितनी बड़ी विडंबना है। आज मैं अपने आप को, मेरे गुस्से पे मेरा कंट्रोल नहीं है, और वो गुस्सा आप पे भी है बच्चों,
और वो गुस्सा इन इदारों पे भी है, इवन इस सरकार पे भी है। देखिए दूसरा प्रश्न, क्या जरूरत थी ऐसा प्रश्न देने की? इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है? कृषि, वनस्पति, धार्मिक स्थान, शासन व्यवस्था। आप सोचिए कैसा तो प्रश्न बनाया है। उसके बाद देखिए आप, कृषि और वनस्पति को अपन छोड़ भी दें तो धार्मिक स्थान और शासन व्यवस्था दो बचे हैं। आप खुद बताइए, क्या किसी सामाजिक परिस्थिति को प्रभावित करने में धार्मिक स्थान, धार्मिक स्थिति भी नहीं बताया है, रिलीजियस सिचुएशन भी नहीं बताया, रिलीजियस प्लेस बताया है। धार्मिक स्थान, क्या धार्मिक स्थान ज्यादा महत्वपूर्ण होगा या फिर शासन व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण होगी? निश्चित रूप से शासन व्यवस्था ज्यादा महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि शासन व्यवस्था में तो तमाम चीजें ही आ जाती हैं। इवन धार्मिक स्थान, आपको पता है धार्मिक स्थान जितने मंदिर हैं, पता है कहाँ है वो? सरकार के पास है, शासन व्यवस्था के पास है। बताइए कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें आरएस अधिकारी या आईएएस अधिकारी देवस्थान विभाग एक्ट के तहत नहीं है? तो ये तो अपने आप में शासन व्यवस्था में है। पहले बोर्ड ने शासन व्यवस्था माना था, इसको धार्मिक स्थान कर दिया। चलिए मान लेते हैं आपकी बात के साथ धार्मिक स्थान भी प्रभावित करता है, इतना बेहुदा उत्तर भी हम मान लेते हैं, तो कम से कम उन बच्चों के साथ आप अन्याय क्यों करते हो जिन्होंने शासन व्यवस्था भी किया है? क्योंकि ये तो उसी का एक भाग है, तो इनको आप बोनस ही दे देते, और नहीं तो आप इनको डिलीट ही कर देते। आपने उत्तर बदल दिया, किसके लिए बदला? और वो भी गलत को सही बना रहे हो। और हद तो तब होती है जब, तीसरा प्रश्न देखिए आप, तीसरा प्रश्न जो बोर्ड ने चेंज किया है वो है, अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? 3, 4, 5 या 2? आप सबने RTE 2009 ओरिजिनल PDF आपके पास नेट पे आपको मिल जाएगी, मैं लेके आया हूं, आपको दिखाऊंगा अभी मैं। सबने पढ़ा है। पहली बात तो उसमें कितने प्रश्न बन सकते हैं, तो आपने यही प्रश्न उठाया है जिसमें कंफ्यूजन था आपको, क्योंकि आपको भारत सरकार के उस एक्ट का सही तरीके से विश्लेषण करना भी नहीं आया। अगर आपको आता, दूसरी बात, चलो एक बात मेरे को बताओ, आप कहते हैं कि हमने सही आंसर दिए हैं, तो आपके एक्सपर्ट वही थे जिन्होंने पेपर बनाया, और जब आपकी आंसर की आई पहले वाली, तो उसमें एक्सपर्ट बदल गए थे क्या? उसमें भी तो वही एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने भी तो आंसर की, मैं आंसर दूसरा माना, और फिर वो खुद ही अब आंसर बदल रहे हैं। इसका मतलब या तो वो तब फेल थे या वो अब फेल है। तो ऐसे फेल लोगों को अपने एक्सपर्ट बना रखा है, इसका मतलब आप खुद ही फेल हो। मैं बात नहीं करूंगा पेपर आउट प्रकरण की, मैं बात नहीं करूंगा जो कांड और जो धांधलेबाजी आपने करी होगी, मैं तो बात करूंगा कि ये तो सीधा सीधा आप तो इतना बड़ा घोर अन्याय कर रहे हो। देखिए उच्च प्राथमिक, आपको पता है हम सब बहुत बार ये पढ़ चुके हैं कि प्राइमरी और 5वीं तक, कक्षा 1 से 5वीं तक, अभी हम बात करें 30-1 का रेशियो, ठीक है, वो भी हालांकि ओरिजिनल RT के बाद में कुछ चीज़ें हुई हैं उसके आधार पे हम कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन चलिए मानते हैं 200 के ऊपर 140, मानते हैं ना, ठीक है। 150 बच्चों से ऊपर होते ही एक हेड टीचर या हेडमास्टर आएगा। और आपको पता है बच्चों, RT में जो हेडमास्टर लिखा गया है वो बाकायदा एक्सक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग नहीं है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। और हायर सेकेंडरी में ये रेशियो स्टूडेंट टीचर रेशियो 35:1 का होगा, ये हम सब जानते हैं ना। अब 35:1 का रेशियो है, इसका मतलब हायर सेकेंडरी की बात है और यहां उच्च प्राथमिक की बात है ना। इसका मतलब 130 विद्यार्थी हैं, मान लो 35 विद्यार्थी होते तो एक मानते अपन, ठीक है, 70 तक 2 मान लिए हमने, 105 तक 3 मान लिए हमने, और 140 तक 4 मान लिए हमने। 140 तक 4 हो गए ना, 141 होते 5 टीचर होंगे, 140 होते टीचर कितने होंगे? 4। और यहाँ कितने विद्यार्थी हैं? 130 विद्यार्थी हैं। इसका मतलब टीचर कितने होंगे? इसका मतलब टीचर होंगे 130 विद्यार्थियों पे 4। लेकिन साथ में दूसरी बात भी है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में 100 से ऊपर स्टूडेंट्स होते ही एक हेड टीचर या प्रधानाध्यापक आ जाएगा। प्रधानाध्यापक आ जाएगा, आएगा ना। प्रधानाध्यापक क्या है? हेड को बोलते हैं प्रधान, टीचर को बोलते हैं अध्यापक, तो प्रधान अध्यापक वही तो हेड टीचर है कि नहीं? तो एक वो हो गया, लेकिन साथ में खास बात यह है कि वो है पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक। क्या हम उसको शिक्षक बोलेंगे? नहीं, उसको तो प्रधान शिक्षक बोलेंगे। ये बाकायदा RT में लिखा है।
तो या तो आप इसमें 4+1 देते तो हम इसके साथ जाते, और अगर आप 4+ नहीं दे रहे हो तो फिर 4 ही राइट आंसर है, जो आपने पहले माना भी था, अब आपने 5 कर दिया। तो ये कौन सा लॉजिक है? कौन सा लॉजिक है? जवाब दें। मैं फिर ये नहीं चाहता कि भर्ती अटके, क्योंकि बहुत मुश्किल से इतने समय के बाद मौका मिला है, तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, हो रहा है, उनको ज्वाइनिंग मिलेगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता, चिंता मत करो आप। लेकिन फिर भी ये सवाल तो अपनी जगह खड़ा है ना, कि गलत आपको जानकारी है और उसका खामियाजा बच्चे उठाएं, और गलत तो गलत ही होता है, गलत बात तो गलत है। आप यहां देखिए, 4 आंसर इन्होंने पहले माना था, अब कर दिया 5। मैं आपको दिखाता हूं, मैं दिखाता हूं आपको, देखिए, ये देखिए बच्चों, ये द गजेट ऑफ इंडिया है, भारत का राजपत्र है ना, जो हमने आपको पहले भी बहुत बार दिखाया, आप भी देख सकते हो नेट पे। पब्लिश्ड बाय अथॉरिटी, ठीक है ना, नई दिल्ली, अगस्त 27, 2009, सब कुछ दिया है इसमें, दिया ना। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। द फॉलोइंग, देखो इसमें कितने प्रश्न छुपे हुए, मैं हर बार मेरे हर सब बच्चों को ये सारी चीजें बताता हूं, पर आप जाने कट ऑफ के अलावा फिर उन वीडियोस को क्यों नहीं देखते हो, आप भी खामियाजा भुगतो उसका। कितना महत्वपूर्ण लिखा है, न्यू दिल्ली 27 अगस्त। कुछ लोग कहते हैं साहब अधिसूचना जारी कब हुई, हमने बहुत पहले से बताया, 27 अगस्त बताया ना, 2009, ठीक है। भाद्रपद 5, 1931, ये सारे भारतीय जो हैं वर्ष प्रतिपदा वाले, उनका भी उल्लेख किया है। द फॉलोइंग एक्ट ऑफ पार्लियामेंट रिसीव्ड द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी इस दिन प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हुए थे, कब हुए थे, ऑन 26 अगस्त 2009, यानी 26 अगस्त को तो प्रतिभा पाटिल के साइन हुए थे। तो राष्ट्रपति ने कब साइन किए, 26 अगस्त। बहुत से यूट्यूबर तो इन डेट्स को भी पता नहीं क्या बताते हैं और आप वहां से पढ़ते हो। और नोटिफिकेशन जारी हुआ 27 अगस्त, बहुत से कह रहे 16 फरवरी को है साहब। तो आपको जो पढ़ाते हैं ना, उनको इंग्लिश के शब्द पढ़ने तक नहीं आते, और आप वहां पढ़ते हो, और फिर हमारे पास आते हो कि सर सिलेक्शन क्यों नहीं होता, फिर वो 2 आंखों में आंसू वाली, गंगा बहाने वाली इमोजी भेजते हो। आप भी तो जिम्मेदार हो, नहीं तो क्या जरूरत पड़ती है एक एक 2 प्रश्नों के लिए रोने की, कट ऑफ से बहुत ऊपर होते। कोई बात नहीं, अभी भी मौके हैं, अभी भी चांस हैं, अभी भी वापस भर्तियां सामने हैं। अब 26 अगस्त देखो, 26 अगस्त को हुआ है, ठीक है ना। खास बात, ये किसी ने आपको बताया, हमने आपको बताया था, 35वें अधिनियम के रूप में नामित है। 135वां देश है वो अलग बात है, उस साल 60वां था, तो नंबर 35 ऑफ 2009, यानी 2009 का 35वां ये अधिनियम था, ठीक है। और उसके बाद देखिए 6 to 14 वगैरह है। अब हम देख रहे हैं इसकी अनुसूची, लास्ट वाली अनुसूची को ध्यान से देखिए बच्चों, ये लास्ट वाली अनुसूची है। स्कूल के स्टैंडर्ड्स आएंगे इसमें, पीटीआर आएगा, पीपल टीचर रेशियो आएगा, शेड्यूल है, द शेड्यूल, ठीक है, 19 और 25, ये सेक्शन, ये सारी चीजें भी मैंने आपको बताई हैं। नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर ए स्कूल, सीरियल नंबर 1, आइटम में क्या लिखा है, नंबर ऑफ टीचर्स, ठीक है, और आगे उसके नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, फॉर फर्स्ट क्लास टू 5th क्लास, पहली से 5वीं तक। क्या बोला, नंबर ऑफ टीचर्स अप टू 62, 60 तक 2 होंगे, बिटवीन 61 to 93, ठीक है, बिटवीन 91 to 120, 120 तक 4 होंगे, ये 5वीं तक की बात है बच्चों। और 121 से लेके 200 तक 5 होंगे, ठीक है। लेकिन साथ में खास बात क्या है, एक अबव 150 चिल्ड्रन, 150 बच्चों से ऊपर होते ही, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, एक प्राइमरी की बात कर रहा हूं, 150 से ऊपर होते ही 5+1 हेड टीचर। आप सोचिए, अगर हेड टीचर को टीचर मानते तो +1 क्यों देते, यहाँ पे तो 6 देते, या फिर ये देते 6 ब्रैकेट में देते इंक्लूडिंग हेड टीचर, बाकायदा भारत सरकार का एक्ट है ये। तो 5+1 बोला कि नहीं बोला इसमें, 5+1, और केवल 5+1 सीधा नहीं बोला है, 5+1 हेड टीचर। अपन ये बोलते ना कि साहब हम वहां पे गए थे, मोहन और सीता गए थे, मतलब राम और सीता गए थे, तो अगर सीता राम में शामिल होती तो राम प्लस सीता क्यों करते, इसका मतलब सीता राम से अलावा है। तो यहां अगर ये 5 में शामिल होता तो 5+ क्यों लिखते। दूसरी बात देखो,
दूसरी बात, अबाउ 200 चिल्ड्रेन, 200 से ऊपर होते ही पीटीआर पुपिल टीचर रेशियो कितना हो जाएगा, शैल नॉट एक्सीड 40, यानी 40 से ऊपर ये अनुपात नहीं होगा, मतलब 1:40 या 40:1 का अनुपात होगा। ब्रैकेट में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो, एक्सक्लूडिंग हेड टीचर। क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग। आप जानते हो एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, शामिल करके या अलावा। जवाब है अलावा, यानी यहां हेड टीचर को टीचर के अलावा माना है। अब देखिए आप, छठी से आठवीं में क्या है, पहला सब क्लोज है, एटलीस्ट वन टीचर पर क्लास सो दैट देयर शैल बी एटलीस्ट वन टीचर ईच फॉर, 3 सब्जेक्ट है, साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज, लैंग्वेज। ये हम आपको बखूबी आरटी पढ़ चुके हैं ना आप हमसे। यानी इन तीनों विषयों के कम से कम एक टीचर होने चाहिए और पर क्लास एक टीचर होना चाहिए। ओके, दूसरा सब क्लोज देखिए, दूसरा सब क्लोज है, एटलीस्ट वन टीचर फॉर एवरी 35 चिल्ड्रेन। यानी छठी से 8वीं कक्षा की बात चल रही है, अपर प्राइमरी स्कूल की यूपीएस की बात चल रही है, उच्च प्राथमिक की बात चल रही है, तो अनुपात हो गया 35:1 या 1:35, आप जो भी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, वेयर एडमिशन ऑफ चिल्ड्रेन इज अबाउ 100, यानी 100 प्लस होते ही, 100 से ऊपर बच्चों के एडमिशन होते ही क्या क्या हो जाएगा। पहली बात तो ए फुल टाइम हेड टीचर, एक तो फुल टाइम हेड टीचर मिलेगा आपको, ठीक है। दूसरा ए पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर, इन तीनों के लिए, आर्ट एजुकेशन के लिए, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए और वर्क एजुकेशन के लिए। कार्यानुभव आप सुनते हो ना, कला शिक्षा सुनते हो, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा सुनते हो, इन तीनों के लिए क्या मिलेगा, पार्ट टाइम मिलेगा, मिलेगा ना पार्ट टाइम। अब यहां ध्यान दें आप, पार्ट टाइम, देखो इसमें इंस्ट्रक्टर शब्द यूज किया है क्योंकि हाथ से करने वाली चीजें हैं, वहां इंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हो, लेकिन एक टीचर इंस्ट्रक्टर नहीं होता, क्योंकि ये तो क्या है, फिजिकल वर्क, कला, और ये सारे के सारे क्या हैं, इसमें फिजिकल वर्क भी है ना, इसलिए इंस्ट्रक्टर यूज किया है, बाकी कहीं नहीं किया। तो ध्यान दें, अगर आप इस पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर को टीचर में शामिल करते हो क्या, बोलिए, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर को टीचर में शामिल करेंगे, करेंगे, नहीं करेंगे। तो फिर फुल टाइम हेड टीचर को टीचर में शामिल कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते। अगर शामिल करते तो ये अलग से क्लोज क्यों देते। इसका मतलब फाइनली आरटी 2009 कहता है कि इस प्रश्न का जवाब 4 ही होगा, 5 नहीं होगा। फिर भी बोर्ड ने 5 माना है, मैं आपको क्या बोलूं, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट देखते ही मुझे इतनी तकलीफ होती है कि यार कहीं ये बच्चा सिलेक्शन ले रहा है, तो वो कहता है सर मेरा तो काम हो ही रहा है, लेकिन आत्मा गवारा नहीं करती, ठीक है। और आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपका सिलेक्शन को रोक भी नहीं पाएगा। हो सकता है बोर्ड को सद्बुद्धि आ जाए और 2 दिन में 3 दिन में बोर्ड इन तीनों प्रश्नों के वापस आंसर रिवाइज कर दे, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हम सब यही चाहते हैं, यही हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाले से। अगर बोर्ड ऐसा नहीं करता तो जैसा बोर्ड करेगा वैसा हम सबको मानना है। जिनको पोस्टिंग मिलेगी वो ज्वाइन कर लेना, और जो रह गए 1 2 3 नंबर से वो रह जाना। हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि कहाँ से आपको ऑथेंटिक पढ़ाई मिल सकती है, उस चैनल पे, या मैं सीधा सीधा बोलूँ तो मेरे चैनल पे आ जाना। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आपको भी नौकरी मिलेगी। तो किसी की नौकरी हमको अटकानी नहीं है और सही जगह से पढ़ना है, यही मेरा उद्देश्य है। अगली वीडियो में लेवल 2 की कट ऑफ दूंगा। और अभी बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं आपके कि सर फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस चालू करो। 1 2 दिन में ही मैं फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। फर्स्ट ग्रेड की नहीं, फर्स्ट ग्रेड की भी रहेगी, रीट की भी रहेगी, सेकंड ग्रेड की भी रहेगी, सारी वैकेंसी आने वाली हैं, थर्ड ग्रेड की भी रहेगी, DT+B की भी रहेगी, CTET की भी रहेगी, UP TET की भी रहेगी, और वेरियस अलग अलग स्टेट की एग्जाम्स की भी रहेगी। पर आप मेरे से जुड़े तो रहें, इतना ही कहूँगा। थैंक यू, बाय।